पॉलिटिकल रिजीम्स हम इसलिए देख रहे हैं कि हम अल्टीमेटली जिस चीज़ की तरफ जा रहे हैं वो चीज़ है डेमोक्रेसी। हमने लेफ्ट और राइट स्पेक्ट्रम पे भी बीच में जिस चीज़ को रखा था वो डेमोक्रेसी थी। और हर जो आइडियोलॉजी है, हमने ये भी लास्ट लेक्चर में देखा था कि उसका आइडियल डेमोक्रेसी है। ये डिफरेंट बात है कि वो डेमोक्रेसी को डिफाइन कैसे करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी खुद बजाते खुद कहाँ एग्जिस्ट करती है, वो किस जगह एग्जिस्ट करती है, तो वो कैटेगरी में आती है पॉलिटिकल रिजीम्स की। पॉलिटिकल रिजीम्स में एक पॉलिटिकल रिजीम टाइप जो है वो डेमोक्रेसी है। पॉलिटिकल रिजीम्स या पॉलिटिकल रिजीम वो रूल्स हैं, वो सिस्टम्स हैं गवर्नेंस के जो लोगों के बीच में, जो लोग जो गवर्न हो रहे हैं और जो उनको गवर्न कर रहे हैं उनके बीच में रूल्स एस्टेब्लिश करते हैं। ये आपके रूलर्स हैं। इनके बीच में जो रूल्स एग्जिस्ट करते हैं कि किन बेसिस पे, किन रूल्स पे, किन प्रिंसिपल्स पे इन पे रूल करना है, ठीक है। वो जो सेट ऑफ रूल्स हैं उसको हम रिजीम कहते हैं, कि जो गवर्न कर रहे हैं और जो गवर्न हो रहे हैं उनने आपस में क्या रूल्स एस्टेब्लिश किए हैं, क्या प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश किए हैं। अब रिजीम का भी जो है वो स्पेक्ट्रम है कि रिजीम टाइप्स क्या हैं। सबसे इसकी आइडियल टाइप जो है रिजीम की, जिसको सब एस्पायर करते हैं, वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बाद अगर कोई रिजीम टाइप है वो है अथॉरिटेरियनिज्म, ठीक है। अथॉरिटेरियनिज्म के बाद कोई है वो है टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है। टोटलिटेरियनिज्म के बाद कोई है, इसी की एक फॉर्म है पोस्ट टोटलिटेरियनिज्म, और एक है सल्टनिज्म। अब ये बेसिकली रिजीम टाइप्स हैं कि दुनिया में अगर आपको वो रूल्स जो है, वो रूल्स जिनकी बेसिस पे रूलर और रूल जो है वो आपस में उनका क्या रिलेशनशिप होता है, पीपल कैसे, लोग कैसे गवर्न होते हैं, वो क्या रूल्स हैं जिनको हम रिजीम कहते हैं, तो वो इतने टाइप्स के रफली। या वो डेमोक्रेसी है, या वो अथॉरिटेरियनिज्म है, या वो टोटलिटेरियनिज्म है, या वो टोटलिटेरियनिज्म की एक और फॉर्म है पोस्ट टोटलिटेरियनिज्म है, या वो सल्टनिज्म है। हर सोशल कंस्ट्रक्ट की तरह ये भी कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ नहीं है, ये भी क्लासिफिकेशंस हैं कि दुनिया में रूल्स को हम कितनी टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। कुछ लोग सिंपली इसको 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर देते हैं, डेमोक्रेसी, अथॉरिटेरियन, टोटलिटेरियन, ठीक। लेकिन जिस वक्त आप डिटेल में जाते हो, कुछ लोग इसको ज़्यादा जो है टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। आपकी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें आपको नज़र आएगा कि इन सारी जो रिजीम टाइप्स हैं इनके एट्रीब्यूट्स लिखे हुए कि डेमोक्रेसी का क्या एट्रीब्यूट है। जो सबसे बड़ा एट्रीब्यूट है डेमोक्रेसी का वो है पॉलिटिकल प्लूरैलिटी। मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो compete कर रही हैं, कभी एक पावर में आ जाएगी, कभी दूसरी पावर में आ जाएगी।
अथॉरिटेरियनिज्म में आपको पॉलिटिकल प्लूरैलिटी जो है वो नजर नहीं आएगी, वहां पे आपको स्टेटस को नजर आएगा कि एक फर्द, एक खानदान, एक पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत कर रही है उसका कंपटीशन नहीं है, ठीक। तो वही बार बार जो है वो हुकूमत में आ रही है। इसकी फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं कि अथॉरिटेरियनिज्म जो है इसकी भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं कि कोई कंपेटिटिव है, कोई ब्यूरोक्रेटिक है, कोई जो है वो हाइब्रिड है। कंपेटिटिव का मतलब ये है कि है वो अथॉरिटेरियनिज्म ही, ठीक, लेकिन कुछ ना कुछ कंपेटिटिवनेस के कोई दूसरा ग्रुप भी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी, वो भी इलेक्शन में compete कर सकती है, ठीक। बेशक एज जो है स्टेटस को वाली पार्टी को मिलता है, ठीक? लेकिन ये भी compete करती है। ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज्म ये है कि कोई खास टेक्निकल ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं और उन्हीं की हुकूमत है। हाइब्रिड का मतलब ये है कि इन दोनों में से डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियनिज्म के कुछ कुछ एलिमेंट्स दोनों शामिल हैं। कुछ चीजें डेमोक्रेसी की हैं, कुछ चीजें अथॉरिटेरियनिज्म की हैं, ठीक। टोटलिटेरियन जो है ये वो रिजीम्स थी जो कोल्ड वार के दौरान या उससे पहले, जैसे स्टालिनिज्म इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि टोटल कंट्रोल, कोई ऑटोनॉमी नहीं, कोई फ्रीडम नहीं, कोई कंपेटिटिवनेस नहीं। एक जो रूलर है उसने एक टोटलिटेरियन कंट्रोल एस्टेब्लिश किया हुआ अपना। इसमें थोड़ी सी हमें गुंजाइश जो है वो देनी पड़ी 90s के बाद या स्टालिन के बाद, जिस वक्त छोटी छोटी और दूसरी जो है वो सोवियत यूनियन में से इंडिपेंडेंट रियासतें वजूद में आई, तो उस तरह का टोटलिटेरियन, उस तरह की सख्ती, उस तरह का वो नहीं रहा, उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन आ गई। तो उसको हम थोड़ा सा पोस्ट कह देते कि पोस्ट टोटलिटेरियन, ठीक। और सल्टनिज्म जो है वो इसी की एक फॉर्म है, वो भी एक अलग कैटेगरी है जिसमें इसकी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। सीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया, लीबिया हो गया। हम इसमें डिटेल में नहीं जा रहे, इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं देख रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिस तरह हमने एक कंटिन्यूम पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हमने देखा है, तो ये रिजीम स्पेक्ट्रम है, ठीक है, कि रिजीम कितनी टाइप्स की है। अभी हम इसको समझने के बाद आगे जाएंगे और देखेंगे, डिफाइन करेंगे डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न जो है डेमोक्रेसी, जिस आइडियल के पीछे हम भाग रहे हैं, सारी आइडियोलॉजीज भाग रही हैं, वो पहले आइडियल हम समझे तो सही कि वो आइडियल है क्या, और वो आइडियल उसके बाकी बहन भाइयों से कैसे मुख्तलिफ है। अच्छा जी, सबसे मुश्किल काम यही है कि ये डिफाइन करना कि डेमोक्रेसी है क्या। ये तो हमें पता है कि ये सबसे आइडियल चीज़ है, रूल बाय द पीपल है, लेकिन जिस वक्त इसको डिफाइन करने पे आते हैं तो उस वक्त वो कहते हैं ना कि डिटेल्स, डेवल जो होता है वो डिटेल्स में होता है। तो डिटेल्स में हमें जो है इसका डेवल जो है वो हमें पता चलेगा कि डिटेल्स में डेमोक्रेसी क्या चीज़ है, एग्जिस्ट जो करती है, ठीक है, किस चीज़ को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। एक तो पहले मैंने आपके साथ शेयर किया वो करेक्टरिस्टिक्स जो थे लीडरशिप पे, प्लूरैलिटी पे और बाकी चीज़ों पे जो एट्रीब्यूट्स थे, उस पे आप कंट्रास्ट कर सकते हो डेमोक्रेसी को बाकी रिजीम टाइप से। लेकिन एक और जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन इसके लिए मिनिमम कंडीशन, मिनिमल कंडीशन या प्रोसीजरल डेफिनेशन जिसे कहते हैं डेमोक्रेसी के, कि वो मिनिमम क्या चीज़ है जिसको हम डेमोक्रेसी कहें, और वो हमें प्रोवाइड किए हुए। बहुत अच्छी उसकी एग्जांपल है रॉबर्ट डाल की। उसका आर्टिकल था पोलियार्की,
जिसमें उसने मिनिमम 7 कंडीशंस हमें बताई है कि ये मिनिमम चीज़ें हमारे पास हों तो हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी है। तो वो ये 7 मिनिमम शराइतें किसी भी सिस्टम को डेमोक्रेसी क्लासिफाई करने के लिए। सबसे पहली कि हर एडल्ट के पास जो है वो राइट ऑफ वोट हो। ऐसा नहीं है कि कोई एक ग्रुप है, वो जेंडर बेस्ड है या वो रेस बेस्ड है, जिसके पास वो राइट नहीं है। ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर पब्लिक ऑफिस, हर बंदा जो उस डेमोक्रेसी में रहता है वो पब्लिक ऑफिस के लिए यानी इलेक्शन लड़ने का अहल है। आप किसी को सिस्टमेटिकली साइड पे नहीं कर सकते कि ये वाला ग्रुप, ये वाला बंदा, ये ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन नहीं लड़ सकती। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इलेक्शंस होंगे फ्री एंड फेयर होंगे, इंटरवेंशन नहीं होगी। पॉलिसी मेकिंग जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट का राइट है। जिस गवर्नमेंट को वोट दे के आप लाए हो हुकूमत में, वो पॉलिसी मेकिंग करेगी। उस पॉलिसी मेकिंग में कोई इंटरवेंशन नहीं करेगा, कोई नॉन इलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन, मेंबर, पार्टी, ग्रुप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसको प्रेशराइज नहीं करेगा। फ्रीडम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। ठीक। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपको अपने बात करने की, राय देने की आज़ादी है। आपकी बात को मुख्तलिफ लॉज से, मुख्तलिफ तरीकों से ख़त्म नहीं किया जाएगा। ठीक है। और अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीटीवी चल रहा है और वही आपको सब कुछ बता रहा है और सरकारी न्यूज़ है बस वो आ रही है, सरकारी अखबार आ रहा है। मीडिया आज़ाद है, आपको अल्टरनेटिव सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास जा रही है। जिस वक्त आप वोट देने के लिए जाते हो तो आपको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, हर चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही। तो ये वो मिनिमम कंडीशंस हैं जिनकी बेस पे हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है। ये मिनिमम है। अगेन इसमें और भी चीज़ें ऐड हुई हैं, लेकिन ये पॉलीआर्की रबर डल की ये मिनिमल प्रोसीजरल डेफिनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी इसकी वो कंडीशन है। ये तो डेमोक्रेसी होती है। ठीक है। लेकिन आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं डेमोक्रेसी से, या आपको नज़र आता है डेमोक्रेसी ऐसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी का ये मतलब कभी भी नहीं होता कि डेमोक्रेसी जो होगी इकोनॉमिकली एफिशिएंट होगी। तो ये डेमोक्रेसी होती है इन कंडीशंस पे, लेकिन डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं है कि डेमोक्रेसी होने से ऑटोमेटिकली वो इकोनॉमिकली अच्छी हो जाएगी या एफिशिएंट हो जाएगी वो स्टेट या वो सोसाइटी, या डेमोक्रेसी होने से वो एडमिनिस्ट्रेटिवली एफिशिएंट हो जाएगी। डेमोक्रेसी इन चीज़ों का नाम नहीं है। ठीक है। या फिर कि डेमोक्रेसी होने से सोसाइटी में और ऑर्डर आ जाएगा, या वो सोसाइटी में कभी डिसएग्रीमेंट राइज नहीं होगा, वो सोसाइटी बहुत कंसेंशुअल होगी, या वो सोसाइटी बहुत स्टेबल होगी। डेमोक्रेसी स्टेबिलिटी के लिए नहीं होती। ठीक है। डेमोक्रेसी कंसेंसस क्रिएट करने के लिए नहीं होती। जहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है वहां पे हमेशा न्यू आइडियाज इमर्ज होते रहते हैं। ठीक है। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी उन आइडियाज को, उन डिसएग्रीमेंट्स को जो सोसाइटी में इमर्ज हो रहे, इन प्रिंसिपल्स को सामने रख के, इन रूल्स को सामने रख के रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। ये वो रूल्स हैं, ये वो सिस्टम्स हैं जो रूलर और रूल्ड के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। तो इनका यह मतलब नहीं होता कि डेमोक्रेसी कोई परफेक्ट चीज़ का नाम है। डेमोक्रेसी होने से वो स्टेट, वो सोसाइटी, उसके सब प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे, वो रिजॉल्व नहीं होंगे। डेमोक्रेसी सिर्फ उन्हें रिजॉल्व करने का एक एग्रीड मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगी। वो 10 साल बाद रिजॉल्व हों, वो 20 साल बाद हों, वो इकोनॉमिकली कभी भी रिजॉल्व ना हो, वो इकोनॉमिकली स्ट्रगल करती रहे, एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रगल करती रहे, कुछ भी करती रहेगी, इन प्रिंसिपल्स की वजह से कभी भी वहाँ पे इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी। वहाँ पे कभी भी लोग उस डेमोक्रेसी के दायरे से बाहर निकल के
स्टेटस को चैलेंज नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेटस को में आपके कंसर्न्स, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी चीज़ें एड्रेस हो रही है, ठीक है। रिजल्ट नहीं निकल रहा, कोई मसला नहीं है, आप वोट दे रहे हो, आपको अल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपके ऊपर कोई कैद नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। आइडियल डेमोक्रेसी, मैंने कहा कि डेमोक्रेसी कभी भी इकोनॉमिकली एफिशिएंट नहीं है, या वो उसके एक्सपेक्टेशन रखना फजूल है, तो फिर आइडियल क्यों है? आइडियल इसलिए है कि डेमोक्रेसी के अलावा कोई और पॉलिटिकल सिस्टम आज तक इंसानों ने पिछले 3000 5000 जितनी भी उनकी तारीख है नाउन, उसमें इजाद नहीं किया जो ऐसा सिस्टम लोगों के सब कंसर्न्स को एड्रेस कर सके। ह्यूमन बीइंग्स जो है वो अ बंच ऑफ डिसएग्रीमेंट है, कभी भी एक चीज पे एग्री नहीं करते। डेमोक्रेसी वो रूल्स हैं जिनको सामने रख के ह्यूमन बीइंग्स किसी चीज पे एग्री करते हैं। यानी मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, आपके लीडर से, आपकी पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन जिन रूल्स को फॉलो करते हुए वो गवर्नमेंट में आया है मैं उनसे इत्तेफाक करता हूं। वो फ्री और फेयर रूल्स हैं। कल को मेरा लीडर, मेरी पॉलिसीज, मेरी पॉलिटिकल पार्टी भी आ सकती है, ठीक। तो पीछे रैशनल ये नहीं है कि डेमोक्रेसी बहुत आइडियल चीज है। डेमोक्रेसी जिन प्रिंसिपल्स पे खड़ी है उस प्रिंसिपल्स के अलावा और किसी चीज पे ह्यूमैनिटी का आज तक इत्तेफाक नहीं हुआ। आज तक इस चीज का कोई हल नहीं निकल सका कि रूलर किसको होना चाहिए। किसी बहुत रिलीजियस बंदे को होना चाहिए, किसी बहुत पढ़े लिखे बंदे को होना चाहिए, किसी बहुत बड़े टेक्नोक्रेट को होना चाहिए, किसी को होना चाहिए, किसी चर्च वाले को होना चाहिए। कोई एग्रीमेंट नहीं है किसी का। तो एग्रीमेंट क्या है? जिसको मेजॉरिटी वोट दे वो रूलर हो जाए। अब मेजॉरिटी में 49% जो है शायद किसी और को उन्होंने वोट किया हो, ठीक। तो क्या उन 49% के लिए डेमोक्रेसी एक लेस देन आइडियल सिस्टम बन गया? नहीं, उन 49% को पता है कि वो वोट देने के बावजूद उनके जो राइट हैं, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, राइट ऑफ एसोसिएशन, ये कभी भी नहीं जाएंगे। यानी डेमोक्रेसी में कुछ फंडामेंटल चीज़ों पे इत्तेफाक होता है, और वो फंडामेंटल चीज़ें जिन पे इत्तेफाक होता है वो आपके राइट्स होते हैं। कि गवर्नमेंट जो मर्जी आ जाए, आपके बेसिक राइट्स कभी चैलेंज नहीं होंगे। और जो गवर्नमेंट आपको पसंद नहीं है, कल को आपकी पसंद की गवर्नमेंट आ जाएगी, क्योंकि जिस प्रोसीजर से वो आई है वो प्रोसीजर फेयर है। उस प्रोसीजर के अलावा आज तक किसी और प्रोसीजर पे हमारा एग्रीमेंट नहीं हो सका कि हम कहें कि सारे लोग आज रात को सोएंगे 31 दिसंबर को, और ख्वाब में जिसको जो है वो ज़्यादा अच्छा लीडर नजर आएगा उसको हम वज़ीर आज़म बना देंगे, ठीक। तो जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर पे हमारा इत्तेफाक है कि हमने ये प्रोसीजर हज़ारों सालों की मेहनत के बाद जो है ये डिस्कवर किया, और हमें पता है कि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। डेमोक्रेसी बाकी सोशल कंसेप्ट की तरह, कंस्ट्रक्ट्स की तरह एक सब्जेक्टिव चीज़ है, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये कह देना ये सब्जेक्टिव है और हमें कभी पता नहीं चल सकता कि डेमोक्रेसी क्या चीज़ है, तो ये अनफेयर है। तो जितने भी ये प्रिंसिपल्स हमने मेंशन किए, प्रोसीजरल, डेफिनेशनल, मिनिमम उसकी डेफिनेशन, उसमें और भी चीज़ें ऐड होती रही हैं, और भी चीज़ें ऐड हुई हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें कैसे पता चलेगा कि दुनिया में कहाँ पे डेमोक्रेसी है, कहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है? तो दुनिया में कुछ पॉपुलर इंडेक्सेस यूज़ होते हैं, ठीक है, जो आपको बताते हैं एक ही स्टैंडर्ड पे दुनिया में पॉलिटिकल सिस्टम वो मेजर करके आपको बताएंगे कि ये पॉलिटिकल सिस्टम कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के रिलेशन में। जैसे पॉलिटिकल कंटिन्यूम हमने देखा ना एक दूसरे के रिलेशन में कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसे ही स्टेट्स कैसे एग्जिस्ट कर रही है। इसमें से आपने अक्सर नाम सुना होगा मेरे से फ्रीडम हाउस का। आप फ्रीडम हाउस पे जाएं, इनकी वेबसाइट पे जाएं, पूरी दुनिया का मैप ये निकाल के आपको दे देंगे और आपको बता देंगे कि
वो कौन सी 3 कैटेगरीज हैं जिसमें दुनिया डिवाइड हो रही है। आप पॉलिटी 4 पे जाएं, ठीक, ये एक और इंडेक्स है, ये आपको डेमोक्रेसी मेजर करके देगा, आपको बताएगा कि दुनिया में डेमोक्रेसी कैसी है। और तीसरा है डेमोक्रेसी इंडेक्स, ये भी आपको हर मुल्क की जो है वो एक इंडेक्स पे, स्केल पे आपको नंबर दे देगा, ठीक है, कि फाइनल स्कोर क्या है, फाइनल स्कोर क्या है, ठीक। यहाँ पे डेमोक्रेसी, जैसे पॉलिटी 4 आपको बताएगा कि डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियनिज्म, इन दोनों के बीच में कोई मुल्क कहाँ पे लाई करता है, ठीक। आपका सवाल था ना कि कोई परफेक्ट डेमोक्रेसी है, तो परफेक्ट ऐसा मुल्क है, तो इन तीनों में से आप देख लें किसका स्कोर सबसे ज्यादा है, कौन से मुल्क हैं जो उस रैंकिंग में टॉप पे वो आ रहे हैं, ठीक। तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा।